हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट करा दिया था, शुक्र जनन। आज मैं करवा रही हूँ आपको अंड जनन या oogenesis। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन से ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लेक्स या आप ऐसे कह सकते हो जटिल क्रिया है। और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अब अपन देखना है कि ये कहाँ होती है। तो ये होती है अंडाशय में। फिर उसके बाद में जो ओवरी होती है उसके कॉर्टेक्स में जो स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, और ये जो सेल्स होती हैं ये द्विगुणित होती हैं और इन्हें अपन पूर्ण सख्तता या टोटीपोटेंसी कहते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, टोटीपोटेंसी या पूर्ण सख्तता मतलब होता है कि सभी अंगों को बनाने की क्षमता, यानी कि इनसे कोई भी ऑर्गन है वो बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे जगह अपने को पता लग गई। तो जनन एपिथेलियम या जनन उपकला की ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं oogenesis या अंड जनन क्रिया प्रारंभ करती हैं। अब देखो, ये जो अंड जनन क्रिया है, जैसे शुक्र जनन क्रिया थी, वैसे ही ये जो क्रिया है, इस क्रिया को भी हमने 3 भागों में बांटा है। पहली है मल्टीप्लिकेशन, जिसे अपन गुणन अवस्था कहते हैं। फिर ग्रोथ फेज है, जिसे अपन वृद्धि प्रवस्था कहते हैं। और फिर उसके बाद में है, और तीसरी है मैच्योरेशन फेज। अब देखो, इस डायग्राम से मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ, उसके बाद में अपन इसके थोड़ा डिटेल भी करेंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन या गुणन प्रवस्था है, इसमें बहुत सारी द्विगुणित कोशिकाएं आपको दिख रहा है। यहाँ पे 2n यानी कि द्विगुणित कोशिकाएं हैं, और ये लगातार माइटोसिस डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन करेंगी, और विभाजन करने के बाद में बहुत सारी कोशिकाएं बनाएंगी, और इन कोशिकाओं को अपन कहेंगे oogonia, और ये होंगी द्विगुणित। तो इस वाली फेज में केवल समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होने से बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी द्विगुणित कोशिका। अब दूसरी जो प्रवस्था है, जिससे अपन वृद्धि प्रवस्था कहते हैं, अब इन सभी कोशिकाओं यानी oogonia जो है, इनमें से कोई एक, ये ध्यान रखना है कि एक पूरे चक्र में केवल एक ही जो oogonia है वो वृद्धि करती है। तो यहाँ पर ये जो आपको ग्रोथ फेज दिख रही है, वृद्धि प्रवस्था दिख रही है, इसमें इनमें से कोई एक है वो वृद्धि कर रही है, और वृद्धि करने के बाद में हमने इसका नाम बदल दिया, और ये कहलाती है प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंड। तो इसे अपन बोलते हैं प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंडक। अब उसके बाद में तीसरी फेज आती है, और इस फेज में आने पर जो है विभाजन प्रारंभ होता है, और वो विभाजन कौन सा होता है? मियोसिस। और इस फेज को हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रवस्था। और इसमें होने से, जैसे आपको पता है कि ये तो है 2n, लेकिन ये 2 यहाँ पे सेल्स बन रही हैं, इसमें एक बड़ी है और एक छोटी है। जो बड़ी वाली होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, और जो छोटी वाली है उसे हम बोलते हैं पोलर बॉडी या ध्रुव। उसके बाद में फिर वापस से दूसरा विभाजन होता है, और विभाजन होने से सेकेंडरी oocyte से बनता है अंडा या ओव्यूम, और एक ध्रुव कोशिका बनती है, और जो पोलर बॉडी है इससे 2 ध्रुव कोशिकाएं बनती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर अपने पास में ये इस तरीके का पूरा फेज चलता है। तो मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन फेज, इसको तो अपन ऐसे छोटे उसमें देख लेते हैं, लेकिन अब अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ नहीं होता है, केवल माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और विभाजन होने से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, और उन कोशिकाओं को हम कहते हैं oogonia। ठीक है। फिर उसके बाद में जो दूसरी प्रवस्था है, ये प्रवस्था इसके लिए इम्पोर्टेंट भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है
कि इसमें जो है वृद्धि करती है जो कोशिकाएं हैं, और कोशिकाएं वृद्धि करने के बाद में इसमें दो तरीके की वृद्धि होती है। और ये जो वृद्धि है, इस वृद्धि को हम एक तो बोलते हैं प्री विटेलोजिनेसिस या पीतक जनन से पूर्व, और दूसरी है विटेलोजिनेसिस जो कि पीतक जनन प्रवस्था कहलाती है। तो ये अपन ने इसको दो भागों में बांटा हुआ है। अब देखो इसमें जो प्री विटेलोजिनेसिस है उसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य इन दोनों की आयतन या जिसको कह सकते हो वॉल्यूम में वृद्धि होती है, जबकि जो दूसरा वाला है उस में जो है सारी जो भी खाने की चीजें हैं जैसे ग्लाइकोजन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इन सब का क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है, क्योंकि उसके बाद में इसमें निषेचन के बाद में बच्चे का निर्माण होगा, इसलिए सारी चीजें यहाँ पर इकट्ठी की जाती हैं। तो ये इसलिए जो है वृद्धि प्रवस्था यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है। अब यहाँ पे देखो जो थर्ड फेज है जिसे हम मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन कहते हैं, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय इसमें होता है मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में एक जो फर्स्ट वाला है वो तो अंडाशय या ओवरी के अंदर हो जाता है, और दूसरा वाला जो विभाजन है वो विभाजन होता है जब अंडा कहाँ पहुंच जाता है, अंडवाहिनी में। तो इसलिए ये एक तो इम्पोर्टेंट हो गया। अब ये देखो जो पहला विभाजन होगा उससे दो असमान यानी अलग अलग साइज की दो सेल्स बन रही हैं, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी को हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte और छोटी को हम बोलते हैं पोलर बॉडी या ध्रुव कोशिका। और ये मान के चलिए कि फिक्स है अंडे बनने के 14 दिन बाद ये वाला डिवीजन होता है, और इसी समय ओवुलेशन या जिसको आप अंडोत्सर्ग कहते हो उससे ये अंडा बाहर निकल जाता है और कहाँ पहुंच जाता है, अंडवाहिनी में। अब जो दूसरा निषेचन है वो दूसरा जो विभाजन है वो कब होता है, जबकि निषेचन क्रिया होती है। अगर नहीं होती है तो ये यहीं पर होकर खत्म हो जाता है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब देखो मैं तुम्हें एक ये डायग्राम बता रही हूँ जिसमें अपने पास में सारी स्टेजेस दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले देखो जिन कोशिकाओं से निर्माण होगा उन्हें अपन बोलते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स या जिनको हम आद्य पुटक भी बोलते हैं। ये जो कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं लगातार समसूत्री विभाजन करके खूब सारी कोशिकाएं बनेंगी और उनमें से केवल एक ही वृद्धि करेगी और उसे अपन क्या बोलते हैं, ऊगोनिया। उसके बाद में एक कोशिका वृद्धि करेगी और बाकी जो कोशिकाएं उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुटक। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है oocyte जो आपका लिखा हुआ है। तो जो जितनी भी पुटक कोशिकाएं वो पुटक कोशिका और ऊगोनिया के बीच में एक गुहा बनेगी जिसे अपन एंट्रम गुहा भी मैं आपको ग्राफियन फॉलिकल का भी डायग्राम बताऊंगी। अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि जो दूसरी पुटक कोशिकाएं वो इसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाएंगी और इकट्ठी होके एक आवरण का निर्माण करेंगी जिसे ग्रेन्युलोसा कहते हैं या कणिकीय आवरण कहते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद अब ये सेकेंडरी देखो आप फॉलिकल द्वितीय फॉलिकल है, इसमें ये जो बीच में ऊगोनिया है जैसे अपन ने oocyte कह दिया है। तो ये कुछ जो फॉलिकल या पुटक कोशिकाएं इसके चारों तरफ चिपकी रहती हैं और कुछ जो है उससे बाहर हो जाती हैं और इन दोनों के बीच में एक गुहा का निर्माण होता है और इस गुहा को हम बोलते हैं एंट्रम गुहा या एंट्रम गुहा बनने के बाद में देखो ये अपनी तृतीयक हो गई, ये सेकेंडरी है, फिर ये टर्सरी हो गई जिसे तृतीयक बोलते हैं। और उसके बाद में ये चतुर्थ या फोर्थ होती है जिसे अपन ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं और इसमें लगातार एंट्रम गुहा का जो आकार है साइज है वो बढ़ता जाता है। फिर ये पूरा जो टाइम है
इस टाइम में लगभग 14 दिन लगते हैं। उसके बाद में 14 दिन पर जो है ये अंडोस्कर उत्सर्ग या ओवुलेशन प्रोसेस होती है, जिसमें ये एग अंडाशय से बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद में देखो जब अंडा इसमें से निकल जाता है तो बची हुई जो संरचना है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, या हम इसको येलो लोब भी कहते हैं, या इसको हम पिंड भी कह सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर येलो रंग के या पीले रंग के कण पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में देखो यदि निषेचन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम बढ़ती है, और अगर नहीं होता है तो ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और खत्म होने वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कार्पस एल्बिकेंस। तो इस तरीके से जो है ये पूरा 28 दिन का चक्र यहाँ चलता है। ये अभी अपन आगे भी इसको डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा मैंने आपको इसमें बता दिया। अब यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर, क्योंकि कभी कभी ये ग्राफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर भी आ जाती है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे बाहर की तरफ जो डार्क ब्लू आपको दिखाई दे रही है, ये इसका आवरण होता है। और इस आवरण को, जो इसमें भी आपको 2 परतें दिखाई दे रही हैं, जो बाहर वाली उसे हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, और जो अंदर वाली होती है उसे हम बोलते हैं थीका इंटरना। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको जो कणिकीय स्तर दिखाई दे रहा है, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, और ये जो गुहा आपको दिखाई दे रही है, ये गुहा कहलाती है एंट्रम कैविटी। फिर उसके बाद में जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो ये होता है, और इसके चारों तरफ जो बाकी जो पुटक कोशिकाएं बची हुई थी वो यहाँ लगी रहती हैं, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। फिर ये जिस भाग से जुड़ी हुई है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो ऊसाइट है वो एंट्रम गुहा के जिनसे जुड़ी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्कस प्रोलिजिरस। ठीक है, तो ये भी संरचना कभी कभी आ जाती है। अब देखो एक आपको ह्यूमन एग या ओव्यूम की स्ट्रक्चर में दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो जो सबसे बाहर की तरफ है, अभी आपने पिछले उसमें भी देखा था ग्राफियन फॉलिकल में, तो जो ऊसाइट है उस ऊसाइट के चारों तरफ जो पुटक कोशिकाएं, वो पुटक कोशिकाएं एक मोटे आवरण का निर्माण करती हैं, जिसे अपन बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। फिर उसके अंदर एक बिल्कुल पारदर्शक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, जो आपको यहाँ ब्लू सी दिखाई दे रही है, जिसे हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ये बिल्कुल जेली जैसी स्ट्रक्चर होती है। फिर उसके बाद में ये अंदर पूरा, क्योंकि ये कोशिका की तरह है, तो यहाँ साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी है जो कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से हुई थी। अगर ये निषेचित होगा तभी ये जो है दूसरा विभाजन करेगी, वरना ये विभाजन नहीं करेगी। तो ये एक मैच्योर एग की स्ट्रक्चर है। अब देखो थोड़ा सा, जैसे अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था हार्मोन कंट्रोल, वैसे यहाँ पर भी है। और अपन स्टार्ट जो है कहाँ से करते हैं, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस जो है एक विशेष हार्मोन निकालती है जिसे बोलते हैं GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है आगे वाले जो अग्रपिंड होता है, जिसे एंटीरियर लोब बोलते हैं, उसको स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, जिससे LH और FSH ये 2 हार्मोन यहाँ पे रिलीज होते हैं। जो FSH हार्मोन है वो फॉलिकल बनाने का काम करता है, और जो LH है उसका सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो रोल होता है ओवुलेशन या अंडोस्कर उत्सर्ग में। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है LH सर्ज क्या होता है, तो जब LH की सबसे मैक्सिमम जो है सिक्रेशन होता है तो उसे अपन बोलते हैं LH। फिर उसके बाद में ये जो FSH है वो ओवरी का काम, सेकेंडरी कैरेक्टर का काम, ये सारे जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो होते हैं FSH के लिए। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये देखो इनहिबिन मतलब रोकने के लिए, तो ये जो है रोकने का काम करता है कि FSH जो है दोबारा से फॉलिकल नहीं बनाए।
लेकिन अगर नहीं होता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन तो वापस से एफएसएस रिलीज होने लगता है और वापस से अंडे का निर्माण हो जाता है। तो आज ये आपका कंप्लीट हो गया है, वो दोनों अंड जनन भी और शुक्र जनन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो उसके बाद में कल अपन दूसरा टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू।